नमस्कार। चलिए आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दो सबसे जरूरी हिस्सों की गहराई में उतरते हैं, कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या बस कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया को बेहतर समझना चाहते हैं तो ये सेशन आपके बहुत काम आने वाला है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि ये कंसिडरेशन आखिर है क्या, फिर इसके वैलिड होने के क्या नियम हैं और क्या बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। इसके बाद हम लॉफुल ऑब्जेक्ट के नियम और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होने वाले एग्रीमेंट्स को समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए एक जबरदस्त क्विक शीट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, कंसिडरेशन आखिर है क्या? अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझे ना, तो ये किसी वादे के बदले चुकाई गई कीमत है। यही वो चीज है जो किसी आम वादे को एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बदल देती है जिससे कानून लागू करवा सकता है। आपने ये लैटिन फ्रेज जरूर सुना होगा, क्विड प्रो क्वो। ये कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट का दिल है, उसकी आत्मा है। इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, यानी कुछ के बदले कुछ। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी एक तरफा नहीं हो सकता। हर पार्टी को अपने वादे के बदले में कुछ न कुछ मिलना ही चाहिए। अच्छा, तो ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की औपचारिक परिभाषा। मैं मानता हूं पहली बार में ये थोड़ी मुश्किल लग सकती है, पर घबराइए मत। चलिए इसे मिलकर समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब बस इतना है कि जब वादा करने वाले यानी प्रॉमिसर के कहने पर वादा लेने वाला यानी प्रॉमिसी या कोई भी और व्यक्ति कुछ करता है या कुछ करने से मना करता है या ऐसा करने का वादा करता है, तो बस उसी काम को या उसी वादे को हम उस मेन वादे के लिए कंसिडरेशन कहते हैं। सिंपल। तो अब हम ये तो जान गए कि कंसिडरेशन क्या है, पर सवाल ये उठता है कि कोर्ट में किसी कंसिडरेशन को वैलिड मानने के लिए उसे कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं, क्योंकि हर कुछ के बदले कुछ कानूनी तौर पर सही नहीं होता। देखिए, ये हैं 3 सबसे जरूरी नियम। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। सवाल ये है कि कंसिडरेशन दे कौन सकता है? क्या यह सिर्फ प्रॉमिसी ही हो सकता है या कोई और भी? चलिए इसे समझते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है, और हाँ, एग्जाम के लिहाज से ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है। मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ में अलग अलग है, और इसी वजह से ये इतना जरूरी बन जाता है। तो क्या लगता है आपको, जवाब क्या है? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है लैंडमार्क केस से, चिन्नाया बनाम रमैया। कहानी कुछ यूं है कि एक मां ने अपनी बेटी को कुछ प्रॉपर्टी दी, लेकिन एक शर्त पर कि बेटी अपनी मौसी को हर साल कुछ पैसे देगी। बेटी मान गई, पर बाद में उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। उसका तर्क यह था कि उसे मौसी से तो सीधे तौर पर कोई कंसिडरेशन मिला ही नहीं। तब कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मां ने जो प्रॉपर्टी दी थी वही मौसी के लिए काफी कंसिडरेशन था। तो जवाब है हाँ, इंडियन लॉ में कंसिडरेशन किसी तीसरे पक्ष यानी थर्ड पार्टी से भी आ सकता है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन के बीच का फर्क समझें। जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है वो केस नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है वो केस कर सकता है, भले ही कंसिडरेशन उसकी तरफ से ना आकर किसी और की तरफ से आया हो। एग्जाम के लिए ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। एक जनरल रूल है और वो बहुत सिंपल है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन जैसा कि हर नियम के साथ होता है, इस नियम के भी कुछ बहुत जरूरी अपवाद हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहां बिना कंसिडरेशन के भी एक कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह वैलिड माना जाता है। ये सारे अपवाद सेक्शन 25 में दिए गए हैं, जैसे कि नेचुरल लव और अफेक्शन में किया गया एक लिखित और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, या फिर किसी ऐसे कर्ज को चुकाने का लिखित वादा जिसकी कानूनी समय सीमा खत्म हो चुकी हो। ये सभी बिना किसी नए कंसिडरेशन के भी लागू किए जा सकते हैं। और हाँ, ये याद रखिएगा, इनमें से हर एक अपवाद अपने आप में एग्जाम का एक सवाल बन सकता है। चलिए अब कंसिडरेशन से एक कदम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के मकसद यानी उसके ऑब्जेक्ट की कानूनी वैधता पर। सोचिए, एक कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन अगर उसका उद्देश्य ही गैर कानूनी है तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही खारिज यानी वॉइड हो जाता है। सेक्शन 23 हमें इसका मूल सिद्धांत बताता है। अगर किसी एग्रीमेंट का मकसद कानून द्वारा मना किया गया है, या वो धोखाधड़ी वाला है, या फिर कोर्ट उसे अनैतिक या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ मानता है, तो वो गैर कानूनी है। पर यह अनैतिक या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होने का असल में मतलब क्या है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दायरा है।
पब्लिक पॉलिसी एक बहुत व्यापक कॉन्सेप्ट है। इसमें वो सभी एग्रीमेंट्स आते हैं जिन्हें कोर्ट समाज के लिए नुकसानदेह मानकर लागू करने से मना कर देगा। जरा सोचिए, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो न्याय की प्रक्रिया में दखल देने के लिए किया गया हो। कानून कभी भी ऐसी डील्स को मान्यता नहीं देगा। यहाँ कुछ मुख्य कैटेगरीज दी गई हैं जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ मानी जाती हैं। इन्हें याद रखने का एक अच्छा तरीका है इन्हें ग्रुप्स में बांट लेना। जैसे कुछ एग्रीमेंट्स देश हित के खिलाफ हैं, कुछ न्याय के खिलाफ और कुछ व्यक्तिगत आज़ादी के खिलाफ। इस तरह इन्हें याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब तक हमने जो भी सीखा है उसे जल्दी से रिवाइज करने का समय आ गया है। ये रही आपकी एग्जाम क्विक शीट। कंसिडरेशन के बारे में ये 5 बातें हमेशा याद रखिए। पहली, ये क्विड प्रो क्वो है। दूसरी, ये प्रॉमिसर की इच्छा पर होता है। तीसरी, ये किसी थर्ड पार्टी से भी आ सकता है। चौथी, इसका पर्याप्त होना जरूरी नहीं है। और पांचवी, सेक्शन 25 के अपवादों को छोड़कर ये हमेशा जरूरी है। अगर आपको ये 5 पॉइंट याद हैं तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। और अब मैं आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। ये सवाल एक लॉफुल ऑब्जेक्ट की अहमियत को आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा देगा। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि कुछ दिया या लिया गया है या नहीं, ये देखना भी उतना ही जरूरी है कि वो अग्रीमेंट किया किस मकसद से गया था। इस पर जरूर सोचिएगा और आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ को और भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इस सेशन में शामिल होने के लिए धन्यवाद।